नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। देखो, वर्तमान काल में सभी सरकारों के सामने, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सभी संगठनों के सामने एक विकट समस्या है कि वह केंद्रीकरण करें अथवा विकेंद्रीकरण। अर्थात प्रशासन करने के लिए प्रशासनिक संगठनों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाएं या विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाएं। एक प्रमुख समस्या है ये। तो ये आपस में जो दोनों अवधारणाएं हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ये विपरीत अवधारणाएं हैं। आपस की जो अवधारणाएं हैं आपस में एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। तो ये शासन व्यवस्था सभी टाइम में, पुराने टाइम में भी इस प्रश्न से जूझती रही कि शासन सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए अथवा विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि दोनों अवधारणाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने गुण हैं और अपने अपने दोष है। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण विपरीत अवधारणाएं हैं। अतः केंद्रीयकरण का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसका जस्ट अपोजिट अर्थ डिसेंट्रलाइजेशन का है, विकेंद्रीकरण का है। और विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है उसका जस्ट अपोजिट केंद्रीकरण का अर्थ है। केंद्रीकरण के जो गुण हैं वो विकेंद्रीकरण के दोष बन जाते हैं, और विकेंद्रीकरण के जो गुण हैं वो केंद्रीकरण के गुण बन जाते हैं। अतः हमें केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को ढंग से समझने के लिए जब हम किसी एक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो दूसरा कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि केंद्रीकरण से मतलब क्या है, केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है। देखो, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सार निर्णय की शक्ति के वितरण में निहित है। निर्णय लेने की जो शक्ति है उसके वितरण में निहित है कि निर्णय किस स्तर पर लिए जाएंगे, सर्वोच्च स्तर पर ले जाएंगे या नीचे के स्तर पर लिए जाएंगे। किसी भी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होते हैं वह संगठन उतना ही अधिक केंद्रित माना जाता है। अर्थात निर्णय करने के जो स्तर है, निर्णय के जो केंद्र है, अगर वो कम है किसी संगठन में, किसी भी प्रशासनिक संगठन में, तो वो संगठन उतना ही केंद्रीकृत माना जाएगा, सेंट्रलाइज्ड माना जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट विपरीत, निर्णय के जितने अधिक केंद्र किसी संगठन में होते हैं, अर्थात किसी भी प्रशासनिक संगठन में अगर निर्णय के विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न केंद्र हैं, तो वह उतना ही अधिक विकेंद्रीकृत माना जाता है। ठीक है ना। तो जिस प्रशासनिक पद्धति में केंद्रीय सरकारों के अधिकारियों के हाथों में सारी शक्ति नहीं, तो जिसके परिणाम स्वरूप निम्न स्तर पर, नीचे के स्तर पर शासकीय स्तरों के कर्मचारियों की शक्ति और विवेक में कमी होती हो, उस व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं, अर्थात केंद्रीकरण कहते हैं। अर्थात आप इस बात को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्रशासनिक पद्धति में, या जिस प्रशासनिक पद्धति में, जिस प्रशासनिक संगठन में केंद्रीय सरकार या उच्च स्तर की सरकार, जो सर्वोच्च स्तर पर जो सरकार है, सर्वोच्च स्तर के जो अधिकारी है, सर्वोच्च स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी है, उनके पास शासन की सारी शक्ति, जलस्तर शक्ति निहित हो और नीचे के स्तर के अधिकारियों के पास कम हो, तो उसे हम केंद्रीकृत कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट विपरीत, जिस प्रशासनिक पद्धति में या जिस प्रशासनिक प्रणाली में कानून या विधान के द्वारा स्थानीय प्रबंधकारी निकायों में, अर्थात नीचे के अधिकारियों में, नीचे के कर्मचारियों में भी काफी अधिक शक्ति दी जाए, उसे हम विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं, अर्थात उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ। केंद्रीकरण किसे कहते हैं और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अर्थात जिस प्रशासनिक पद्धति में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के हाथों में अत्यधिक शक्ति निहित होती है और निम्न के स्तर के अधिकारियों के पास बहुत कम शक्ति होती है, उसे हम केंद्रीकृत कहते हैं। इसके ठीक विपरीत, जिस प्रशासनिक प्रणाली में शासन की जो शक्तियां हैं, निर्णय की जो शक्तियां हैं, वो नीचे के स्तरों पर भी विभक्त की हुई होती है, बटी हुई होती है, उसे हम विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। अब ये जान लेने के बाद कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी है जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी है। जैसे हेनरी फ्यूल कहते हैं
जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वह विकेंद्रीकरण होता है। अर्थात शासनिक की शक्तियां जब नीचे की स्तर पर आएगी, निर्णय लेने की शक्तियां जब नीचे की स्तर पर आएगी, उससे अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट है उनके महत्व में वृद्धि होगी। तो हेनरी फेल कहते हैं कि जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो या वह विकेंद्रीकरण होता है, तथा जो अधीनस्थों के महत्व को घटाए, सबॉर्डिनेट्स के महत्व को घटाए, उनको ज्यादा शक्तियां नहीं दे, उनको ज्यादा पावर नहीं दे, उनको ज्यादा निर्णय लेने की अवसर न दे, ऐसी व्यवस्था केंद्रीकरण कहलाती है। जैसे एलडी वाइट प्रशासन के नियमन तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं। एलडी वाइट ये कहते हैं कि प्रशासन के नियमन तल से नीचे के स्तर से उच्च तल की ओर ऊपर की स्तर की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की जो प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे केंद्रीकरण कहते हैं। और इसके ठीक अपोजिट उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर व्यवस्था का जो आती है, जो अधिकार आते हैं, वो विकेंद्रीकरण कहलाते हैं। ये विभिन्न विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण जानने के बाद हमारे लिए एक बात और जानना आवश्यक है, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। एक और वर्ड है, विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, प्रत्यायोजन को हम डेलीगेशन बोलते हैं। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को अर्थ जानने के बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में क्या अंतर है, यह भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। पहली बात तो आपको समझना है कि विकेंद्रीकरण की जो योजना है, विकेंद्रीकरण की जो विचारधारा है, वो प्रत्यायोजन के सिद्धांत से भिन्न है, डिफरेंट है। दोनों में फर्क है, दोनों के बीच मौलिक अंतर है। कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों में सत्ता का जो नीचे के स्तर पर आती है उसमें मौलिक अंतर क्या है विकेंद्रीकरण में और प्रत्यायोजन में। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में स्थानीय निकायों को जो शक्तियां सौंपी जाती है उसके संबंध में प्राय स्वायत्त होती है, ऑटोनोमस होती है। ये याद रखना आपको, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में स्थानीय निकायों को, अर्थात नीचे की जो इकाइयां हैं, निम्न के स्तर की जो इकाइयां हैं, नीचे की जो अधिकारी है, उनको जो पावर सौंपी जाती है, जो उनको शक्तियां सौंपी जाती है, उसके संबंध में प्राय स्वायत्त होती है। और उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का और नीचे के स्तर पर जो उनको शक्तियां दी गई उसमें किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व पूरी तरह से उनके स्वयं के कंधों पर ही होता है। ठीक है, जबकि प्रत्यायोजन में स्थिति यह नहीं रहती। उसमें क्या होता है, क्षेत्रीय विगणों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उन्हें करने के लिए न तो वह स्वायत्त होते हैं और न ही उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। डेलीगेशन में, प्रत्यायोजन में नीचे के स्तर पर जो कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, कार्य जो सौंपे जाते हैं, उनके संबंध में न तो स्वायत्त भी नहीं होते, उत्तरदायी भी उनको नहीं ठहराया जा सकता। असल में प्रत्यायोजन में वो मुख्य कार्यालय के नाम पर ही उन शक्तियों का उपयोग करते हैं। ये मुख्य अंतर है प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण में। हालांकि अवधारणाएं मिलती जुलती है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। इनके अलावा इन दोनों के मध्य विभिन्न अंतर के जो बिंदु है वो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यायोजन एक सीमित, अर्थात एक प्रत्यायोजन एक सीमित तथा किंचित प्रशासनिक अवधारणा है, सीमित अवधारणा है प्रत्यायोजन, जबकि विकेंद्रीकरण एक व्यापक अवधारणा है और स्थायी अवधारणा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रभावित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कभी से कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में क्या अंतर होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि विकेंद्रीकरण एक व्यापक अवधारणा, एक व्यापक तथा स्थायी अवधारणा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रभावित है, जबकि प्रत्यायोजन एक सीमित तथा किंचित प्रशासनिक अवधारणा है। दूसरा डिफरेंस, विकेंद्रीकरण शासन, प्रशासन तथा जनता के भावनात्मक और संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली से संबंधित है, जबकि प्रत्यायोजन संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंध है। ठीक है, प्रत्यायोजन संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है, जबकि विकेंद्रीकरण शासन, प्रशासन और जनता के भावनात्मक और संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। विकेंद्रीकरण संस्था से संस्था को किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट को, जबकि प्रत्यायोजन सामान्यतः व्यक्ति से व्यक्ति को किया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में कि विकेंद्रीकरण संस्था से संस्था को किया जाता है, प्रत्यायोजन व्यक्ति से व्यक्ति को किया जाता है। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ संस्था को निर्णय के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। जो भी अधीनस्थ संस्था होगी, एक संस्था से दूसरे संस्था को विकेंद्रीकरण करेगी तो अधीनस्थ संस्था को निर्णय के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, जबकि प्रत्यायोजन में अधीनस्थ को उच्च निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रहती है। ठीक है, दूसरा अगला अंतर, विकेंद्रीकरण में अंतिम उत्तरदायित्व अधीनस्थ संस्था का ही रहता है,
अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी अधीनस्थ संस्था की है विकेंद्रीकरण में, लेकिन प्रत्यायोजन में अंतिम उत्तरदायित्व प्रत्यायोजक का हो रहता है, अर्थात जिसने पावर डेलीगेट किए हैं उसका रहता है, डेलीगेटर का रहता है अंतिम उत्तरदायित्व। अगला डिफरेंस जो दोनों के बीच में है, विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ संस्था को नियम निर्माण की भी स्वायत्ता रहती है, जबकि प्रत्यायोजन में अधीनस्थ को नियम निर्माण की शक्तियां प्राय नहीं दी जाती है। ठीक है। अगला जो डिफरेंस है दोनों के बीच, विकेंद्रीकरण में राजनीतिक मूल्य तथा जनभावनाएं प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाती है, जबकि प्रत्यायोजन में राजनीतिक मूल्यों और जनभावनाओं का बहुत कम स्थान होता है। विकेंद्रीकरण व्यापक, स्थायी, पूर्ण, प्रत्यक्ष तथा सामान्य होता है। ये याद रखना आपको कि विकेंद्रीकरण व्यापक, स्थायी, पूर्ण, प्रत्यक्ष तथा सामान्य होता है, जबकि प्रत्यायोजन सीमित, अल्पावधि, आंशिक, अप्रत्यक्ष तथा विशिष्ट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्राचार्य उपराचार्य को कार्य में अधिकार सौंप दे, पहले वाइस प्रिंसिपल होते थे कॉलेजेस में, अब नहीं होते, मतलब उच्च अधिकारी नीचे के अधिकारी को कार्य में अधिकार सौंप दे, और ये तो प्रत्यायोजन हुआ। लेकिन विकेंद्रीकरण क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा अपने कार्य में अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दे, नीचे की संस्थाओं को, वो विकेंद्रीकरण हुआ। ये दोनों के बीच एक प्रमुख बिंदु हैं डिफरेंसेस के। मतलब प्रत्यायोजन का अर्थ किसी दूसरे को अधिकार, कार्य तथा क्रियात्मक रूप से कुछ दायित्व सौंप देने से है। ठीक है ना। तो आपको यहां पर यह समझना है कि प्रत्यायोजन में अंतिम उत्तरदायित्व है उच्चाधिकारी का, अर्थात सत्ता प्रदान करने वाले का, अर्थात प्रत्यायोजक का ही बना रहता है। ठीक है ना। प्रत्यायोजन में जिसे अधिकार दिए जाते हैं वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहता है, यानी कि अधीनस्थ पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि कुछ शर्तों के अधीन कार्य करता है तथा अधिकांशतः अंतिम निर्णय उच्च अधिकारी का ही रहता है। ठीक है। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण में जिसे अधिकार दिए जाते हैं वह पूर्ण स्वतंत्रता भी भोगता है और अंतिम रूप से उत्तरदायित्व भी निभाता है। ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में डिफरेंसेस है। अब इसके बाद आता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व। वो कौन से फैक्टर्स है, वो कौन से कारक है जो केंद्रीकरण को और विकेंद्रीकरण को निर्धारित करते हैं कि केंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। उन प्रमुख फैक्टर्स के बारे में भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व कौन से हैं। एक अभिकरण को अपनी शक्तियां, एक अभिकरण को अपनी शक्ति का किस मात्रा में केंद्रीकरण करना चाहिए या तथा किस मात्रा में विकेंद्रीकरण करें, यह कई तत्वों पर निर्भर करता है। फेजलर ने इस प्रकार के 4 तत्वों का उल्लेख किया है। फेजलर जो प्रमुख विद्वान है उसने इस प्रकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है। आपको केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्वों में यह जानना है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का डिसाइड करने वाले, डिटरमाइंड करने वाले, इनको निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो किसी भी एजेंसी को, किसी भी प्रशासनिक संगठन को, किसी भी प्रशासनिक ऑफिस को, किसी भी प्रशासनिक पद्धति को यह देखना होता है कि वो अपनी शक्ति का किस मात्रा में केंद्रीकरण करे और किस मात्रा में विकेंद्रीकरण करे। ये डिसाइड वो विभिन्न ये डिसाइड करना उसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। तो ऐसे कौन से तत्व है जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की मात्रा को डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं, निर्धारक करते हैं, उनको निर्धारित करते हैं। ऐसे प्रमुख तत्वों में 4 प्रमुख तत्व है जिनका उल्लेख फेजलर ने किया है। पहला है उत्तरदायित्व का तत्व। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के तत्व। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, प्रशासनिक तत्व। तीसरा है कार्यात्मक तत्व, फंक्शनल फैक्टर्स। और चौथा है एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य तत्व। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, फेजलर ने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्वों में 4 प्रमुख बातें बताई है जिनका हमें ज्ञान होना जरूरी है, जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को निर्धारित करते हैं। तो जो फेजलर ने जो बताए उनमें प्रमुख है, पहला उत्तरदायित्व का तत्व, दूसरा प्रशासनिक तत्व, तीसरा कार्यात्मक तत्व और चौथा बाह्य तत्व। अब उत्तरदायित्व का तत्व कैसे डिसाइड करता है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को? देखो, उत्तरदायित्व का तत्व विकेंद्रीकरण पर रोक लगाता है तथा वह केंद्रीकरण के पक्ष में। उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्टर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का तत्व विकेंद्रीकरण पर रोक लगाएगा और केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा। विभाग का अध्यक्ष, विभाग का जो हेड है, सर्वेसर्वा है, वो विभाग में प्रत्येक कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। किसी भी विभाग का जो हेड है, जो उसका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, वो विभाग के हर कार्य के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है।
उसे ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अगर विभाग में कोई गलत होता है, प्रशासनिक दृष्टि से कुछ गफलत होती है, तो उसके लिए वो प्रशासनिक जो विभाग का अध्यक्ष है वो अंतिम रूप से उत्तरदायी है। अतः यह स्वाभाविक है कि वह अपनी शक्ति को विकेंद्रित नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका अंतिम उत्तरदायित्व तो उसका खुद का है, तथा वह चाहता है कि अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय करने की शक्ति उसके अपने हाथों में हो। इस प्रकार उत्तरदायित्व का जो तत्व है वो विकेंद्रीकरण पर रोक लगाता है और केंद्रीकरण के पक्ष में रहता है। इसी प्रकार दूसरा तत्व है प्रशासनिक तत्व। तो केंद्रीकरण को और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक जो तत्व है वो अनेक है। इनमें से एक तत्व किसी संगठन की आयु है कि संगठन कितना पुराना है, नया है या पुराना है, संगठन की आयु है, वो प्रशासनिक तत्व है जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को मतलब डिसाइड करते हैं। पुराने संगठनों में विकेंद्रीकरण करना सरल होता है, जो पुराने हो गए उनमें। इसका कारण यह है कि उसके भीतर अपनी प्रक्रियाएं और परंपराएं भली प्रकार स्थापित हो जाती है, जड़ पकड़ लेती है। पुराने संगठनों में प्रक्रियाएं और परंपराएं चलती रहती है, फलतः सभी अपने अपने उत्तरदायित्व कार्यों का निर्वहन करते रहते हैं। जबकि नए संगठन जो होते हैं बिल्कुल नए, उनमें छोटी छोटी बातों पर उच्चतर अधिकारियों का निर्णय प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो संगठन की आयु जो है उस पर भी केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण निर्भर करता है। अगर संगठन पुराना है तो विकेंद्रीकरण का रास्ता आसान होता है, और अगर संगठन नया है तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा प्रशासनिक तत्व है संगठन की नीतियां है कि संगठन की नीतियां स्थायी है या नहीं है। बहुधा परिवर्तन किए जाने से नीतियां क्या है, अस्थायी बन जाती है। ठीक है, तो संगठन की नीतियों पर भी डिपेंड करता है कि अगर बार बार परिवर्तन किया जा रहा है तो केंद्रीकरण होगा, और अगर स्थापित नीतियां है तो विकेंद्रीकरण होगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक तत्व हम कह सकते हैं वो है कार्मिक की कार्यक्षमता। यदि वे कार्यकुशल हैं तो विकेंद्रीकरण सुगम हो जाता है। ठीक है, अन्यथा केंद्रीकरण की एक मार्ग रह जाता है। कर्मचारी, उसमें संगठन में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी अगर कुशल है तो केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण आसान रहता है। तीसरा फैक्टर जो फैजल ने बताया केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को निर्धारित करने के लिए, वह है कार्यात्मक तत्व। कार्यात्मक तत्व केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की समस्या को अनेक रीतियों से प्रभावित करते हैं। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की नीतियों को कार्यात्मक तत्व किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जैसे यदि किसी विभाग के कार्य बहुमुखी हो, कोई विभाग जो कार्य कर रहा हो वो बहुत से उस बहुमुखी हो, तो मतलब बहुत से प्रकार के कार्य करता हो, तथा उनकी प्रकृति प्राविधिक हो, टेक्निकल भी हो, तो निश्चय ही उस सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। क्योंकि विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुमुखी हो और उनकी प्रकृति टेक्निकल हो, तो विकेंद्रीकरण किया जाएगा। क्योंकि टेक्निकल का मतलब है कि फील्ड में जो काम करेगा उसको आप विकेंद्रीकरण नहीं करोगे, उसको निर्णय लेने की शक्ति नहीं दोगे टेक्निकल कार्यों के लिए, तो कार्य करना सुगम नहीं होगा। तो विभाग के कार्य अगर बहुमुखी है और कार्यों की प्रकृति प्राविधिक है, टेक्निकल है, तो निश्चय ही उस विभाग का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। क्योंकि विभागाध्यक्ष के पास न तो इतना समय होता है और न ही वो इतना टेक्निकल एक्सपर्ट होता है कि वह स्वयं उनका प्रबंध कर सके, स्वयं उन कार्यों को कर सके। उसे प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य किसी न किसी विभाग को अथवा शाखा को सौंपना पड़ेगा, जो मोटे तौर पर उसके निर्देशन के अनुसार, उसके दिशा निर्देशों के अनुसार उस विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से कार्य करे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कार्यात्मक तत्व। चौथा जो लास्ट केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करता है, जो फैजल ने बताया, वो है बाह्य तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर्स। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ बाह्य तत्व भी होते हैं। फैजलर ये कहते हैं कि बाह्य तत्व भी होते हैं। यदि विकास योजना जैसे किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए लोक समर्थन अथवा जनता के समर्थन की आवश्यकता हो, तो उसकी प्राप्ति के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। कोई विकास योजना है और जनता के समर्थन की आवश्यकता है, जनता के सहयोग की आवश्यकता है, तो विकेंद्रीकरण नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि एक संगठन में यह आवश्यक हो जाए कि आंतरिक कार्यों के अतिरिक्त बाह्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे नागरिकों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल करना, है ना, राज्य सरकारें, स्थानीय विकरण, उनका सहयोग प्राप्त करना, क्षेत्रीय कार्यों पर राजनीतिक दबावों का ध्यान रखना इत्यादि के कारण विकेंद्रीकरण आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार फैजलर के अनुसार उत्तरदायित्व का तत्व, प्रशासनिक तत्व, कार्यात्मक तत्व, ये और चौथा बाह्य तत्व, ये तत्व डिसाइड करते हैं कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में से क्या रहेगा। उसी प्रकार हमें और ये देख सकते हैं कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। तो ये आज की क्लास में हमने ये समझा कि केंद्रीकरण का अर्थ क्या है, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, और केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का अर्थ जान लेने के बाद विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और फिर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को निर्धारक तत्व क्या है, कौन सा ऐसे तत्व है जो ये डिसाइड करते हैं कि केंद्रीकरण अपनाया जाना चाहिए, विकेंद्रीकरण अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वो इनके गुण, विकेंद्रीकरण के प्रकार क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों को जान लेने से पहले
एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। उसके कारण क्या है? देखो, केंद्रीकरण ज्यादा बढ़ रहा है, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। वर्तमान समय के सभी देशों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। अब ये प्रसार के प्रबल होने के कुछ कारण हैं, जैसे यातायात संचार के साधनों में उन्नति हो गई है। अब कम्युनिकेशन के साधन बहुत वो हो गए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रसार हो गया है। यातायात के साधन भी बहुत से आ गए हैं। फलतः यातायात संचार के शीघ्रगामी साधनों के कारण केंद्र सरकार के लिए दूरवर्ती प्रदेशों के साथ, मतलब हर जगह, कहीं भी गांव में, सेंटर में, भारत की राजधानी दिल्ली से किसी भी गांव में संपर्क स्थापित करना 1 मिनट का काम है। फलतः जब ये यातायात और संचार के साधन बढ़ गए तो इससे केंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। वित्तीय अनुदान प्रणाली, ये भी केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। कार्य क्षमता, मितव्ययिता वृद्धि, ये भी केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। और भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है, ये भी केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इनके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि प्रशासन में विशेषज्ञों के वर्ग की उत्पत्ति है, प्रशासन की जटिल प्रकृति, है ना। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण केंद्रीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के गुण क्या है, दोष क्या है, आपस में केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में मेन क्या क्या और एस्पेक्ट है, ये आगे की क्लास का टॉपिक रहेगा।